देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल था और ये सवाल आपने मेरे से पहले भी कई बार किया और मैंने हर बार आपसे यही बात कही कि हम अपने संस्था के जो अनुशासन है उससे बंधे हुए लोग हैं और सेक्रेटरी स्टाफ साइड होने की वजह से हमारी बाध्यता है कि जब तक हम लोग किसी नतीजे पर ना पहुंच जाएं तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें खुशी है कि कल स्टाफ साइड जेसीएम के सभी साथी, जिसमें कि रेलवे के दो बड़े फेडरेशन एआरएफ एंड एफआईआर भी शामिल थे, जिसमें हमारे डिफेंस के एआईडीएफ, एनडीडब्ल्यूएफ और बीपीएमएस भी शामिल रहा, जिसमें कन्फेडरेशन के लोग शामिल रहे, इनकम टैक्स के लोग शामिल रहे, ऑडिट और अकाउंट्स के लोग शामिल रहे, हमारे जो सुपरवाइजर्स को डील करते हैं डिफेंस में सिड्रा के लोग, वो लोग भी शामिल रहे। तो तमाम लोगों ने मिल कर के और काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया और अल्टीमेटली हम लोग जो है वो फिटमेंट फैक्टर को 3.833 पर लाने की सहमति हुई है। और ये 3.833 की जो सहमति बनी है उसके लिए जो बेसिक सिद्धांत हम लोगों ने लिया है वो 5 यूनिट का लेने का काम किया है। और ये जो 5 यूनिट की बात हम लोगों ने की है वो भी अपने आप नहीं की है। अभी पीछे इसी सरकार ने स्वयं एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इस बारे में एक बात को कहने का काम किया कि इस कमेटी ने ये अपनी रिकमेंडेशन दी कि परिवार में माँ बाप को भी शामिल किया जाए। तो जो एक पहले से ये डॉक्टर आर्कराइट के बाद में दिमाग में लोगों की बात बन गई थी कि नहीं, सिर्फ मियाँ बीवी और 2 बच्चे ही उसमें शामिल होंगे, तो उसमें इस बात को सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के चलते ये जो है वो एक मान्यता मिली है कि नहीं, इसमें माँ बाप को शामिल करना चाहिए और 1 यूनिट उनका भी शामिल होगा। तो उसको शामिल करने के बाद में जब हमने 5 यूनिट पर इसका कैलकुलेशन किया है तो फिटमेंट फार्मूला जो है वो सर्वसम्मति से 3.833 जो है वो हुआ है। आपकी तो इस पे सर्वसम्मति हो गई, लेकिन क्या आयोग के पास जब ये फॉर्मूला जाएगा जो आपने बनाया है, कर्मचारी यूनियन से बात करके बनाया है, आपको लगता है ये ग्राउंड पर उतना फीजिबल है? क्योंकि मेरे लिए ये चौंका देने वाली बात है कि 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग आपकी तरफ से जा रही है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा अगर वाकई इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाती है। फीजिबल है ये? देखिए, बात यह है फिजिबिलिटी की। जब हम किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो ये सोच करके कर रहे हैं कि जो हम मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल एक सैद्धांतिक आधार पर कर रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है वो सरकार के ऊपर कोई बोझ भी पड़ने की बात होने वाली हो। तो लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों का 10 साल में एक बार वेतन बढ़ाना है और फिर उसमें भी कोई कंजूसी की जाए और फिर हम मांग करने में कंजूसी करें, तो ये तो जेसीएम के लिए बहुत ख़राब बात होगी। तो हम लोगों ने जो भी मांग रखी है सरकार के सामने उसको बाकायदा प्रूव करेंगे और उसका बाकायदा जस्टिफिकेशन देने का काम करेंगे और आशा करेंगे कि सरकार भी हमारे साथ न्याय करेगी, क्योंकि सरकार बराबर ये बात कहती रहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबके विकास में तो हम भी शामिल हैं और हम देश के विकास में भी शामिल हैं। ठीक है, सरकार के सामने, आयोग के सामने आपने कहा जस्टिफाई करेंगे। फिलहाल मंच पर आप हैं न्यूज़ तक के, यहाँ से बैठकर कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? कैसे आप पहुंचे इस नंबर पर 3.833? क्या बात हुई? कहाँ से कैसे-कैसे सुझाव आए और फिर ये हुआ? हमने आपको पहले ही बताया कि पिछली बार भी हम लोगों ने 3.26 की मांग की थी। वो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला जो है उसके बेस पर था। डॉक्टर आर्कराइट का एक साइंटिफिक फार्मूला है, हालांकि वो फार्मूला आज की तारीख में कई मामलों में बिल्कुल जो है वो मेल नहीं खाता है आज की नीड से। तो जब भी हम लोग इस बारे में विचार करते हैं कि हमारी तनख्वाहों का गणना या आकलन किस हिसाब से होना चाहिए, तो ठीक है, डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला एक बेस जरूर बनाता है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियों में चीज़ें बदली हैं,
हमने उन सारी चीज़ों को सामने रखने का काम किया है। उदाहरण के लिए सबसे पहली शुरुआत जो है वो खाने से होती है कि आप जो है वो इतने कैलोरी भोजन आपको चाहिए जिससे कि आप और आपका परिवार जो है वो स्वस्थ बना रहे, उसको न्यूट्रिशियस फूड मिले। तो इसलिए जो सारी चीज़ें हैं उनको दिमाग में रखा जाता है। लेकिन आज के दिन में वो पुराना ज़माना ख़त्म हो गया है। खाने की जो है पद्धतियाँ बदल गई हैं। जो बच्चे लोग हैं उनका भोजन का सिस्टम अलग हो गया है, बूढ़े लोगों का अलग हो गया है। और जो आज लोग खाने में जो पहले ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे कि हमको सिर्फ रोटी दाल चावल से काम चल जाएगा, वो नहीं चलता है, सब्जी से काम चल जाएगा। तो इन सारी परिस्थितियों को हमारे लोगों ने विचार किया है कि भाई जो आज के दिन में ज़रूरतें हैं खाने के मामले में, उनमें उनकी कीमतें क्या होंगी, उन जीन्स का क्या होगा। और इसके लिए तमाम देश भर में हम लोगों ने सर्वे किया है। तमाम खाली शहरों में ही नहीं किया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही नहीं किया है। हमारे बहुत सारे लोग गांव में भी हैं, छोटे टाउनशिप में भी हैं। वहाँ की मार्केट से भी हम लोगों ने जो है वो भाव लिए हैं। और उन सबको लेने के बाद में एक ये सारी चीज़ों पर की गणना की है कि हमारे खाने में हमारी क्या नीड्स होंगी। और ये जो जोमेटो और आज के ज़माने के बच्चे जो हैं वो फ़ौरन ऑर्डर करके तुरंत मंगवाने का काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को भी सामने रख करके जो है खाने का हिसाब लगाया है। दूसरी बात यह है कि एक ज़माने में जब डॉक्टर आर्कराइड आया था तो उसने ये सोचा था कि, और ये बात लिखा पढ़ी में है कि हम थान के कपड़े का हिसाब लगाते थे कि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो वो 4 लोगों पर साल भर में कितना कपड़ा खर्च होगा। और उसके लिए कहते थे एक थान कपड़ा जो है वो ले लिया जाएगा, उसी की अंडरवेयर बन जाएगी, उसी की जो है वो जो है बनियान बन जाएगी, उसी का कमीज बन जाएगा, उसी का पैजामा बन जाएगा। तो ये उस ज़माने की सोच थी। आज का ज़माना बदल गया है, हर आदमी को ब्रांडेड चीज़ चाहिए। तो हमने उन ब्रांड्स की भी जो कीमतें हैं उनको सामने रखा है और उनको रखने के बाद में इसमें उसकी गणना करने का काम किया है। फिर रहने का सवाल है। आज के दिन में लोग एक स्टैंडर्ड के साथ में रहना चाहते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो और उनका परिवार भी एक इस तरीके से रहे ताकि उनको लगे कि हाँ, हम समाज में इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में रहने का काम कर रहे हैं। अगर हम उस मॉडर्न सोसाइटी में रहने का काम करेंगे तो वहाँ पर हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमने इसको भी जो है वो साथ में रखने का काम किया है। आज ट्रांसपोर्ट के मामले में भी चीज़ें बदल गई हैं। पहले ज़माने में लोग पैदल चले जाते थे, साइकिल से चले जाते थे। आज वो चीज़ें नहीं हैं। हर आदमी चाहता है कि हमारे पास भी एक 4 पहिया वाहन हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने उसको भी ध्यान रखने का काम किया है। आज के ज़माने में मोबाइल और मोबाइल डाटा की भी बहुत ज़रूरत है, तो उसमें भी क्या खर्चा आता है, तो हमने उन चीज़ों को भी ध्यान में रखने का काम किया है। मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें एक नॉर्मल कर्मचारी को या नॉर्मल सिटीजन को आवश्यक हैं उसके जीवन में, हमने उन सारी चीज़ों को रख करके इस फार्मूलों को बनाने का प्रयास किया है। और जब हमने 5 यूनिट्स के गणना की है उसकी, तो 3.833 का जो गणना है वो बिल्कुल साइंटिफिक है और उसको हम लोग ने जो है वो भी देने का प्रयास किया है। लेकिन लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये तो सिर्फ एक सपने जैसा है, सपना सच हो जाए वैसा है। ऐसा होगा भी कि नहीं, कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा तो नहीं है कि दिखा दिया। और देखिए ये बात बताएं निधि कि जो अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। जब आदमी सपना देखेगा तभी पूरा करेगा। हमने पहले वेतन आयोग में एक सपना देखा, कुछ थोड़ा सा हम लोगों को मिला, फिर दूसरे में कुछ हुआ, झगड़े भी हुए। तीसरा वेतन आयोग आया, उसने कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। हमारी जो परिस्थितियां थीं, देश की जो परिस्थितियां थीं, आर्थिक स्थितियां थीं, उन्होंने भी कुछ थोड़ी सी दिक्कतें पैदा की। फिर चौथे वेतन आयोग में आए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर 5वें वेतन आयोग में आए, एक सपना देखा, कुछ थोड़ा सा उसमें बढ़ कर के काम हुआ। फिर एक बड़ा सपना देखा 6ठे वेतन आयोग में,
तो कुछ ऐसा हो गया कि जो सपना पूरा होता हुआ नज़र आया। 7वें वेतन आयोग में एक सपना देखा, कुछ ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा भी नहीं है कि कुछ मिला नहीं, एक जो है वो जो अपेक्षा करते थे उतना नहीं मिला, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिला। अब 8वें वेतन आयोग में हम सपना नहीं देखें तो वो भी अच्छी बात नहीं है। हमें पूरी आशा है कि हम जो सपना देख रहे हैं वो सपना जो है वो सिर्फ सपना नहीं है, वो हकीकत है। और जब उस सवाल को लेकर के हम अपने वेतन आयोग के सामने जाएंगे तो वेतन आयोग हमारे हक में फैसला करेगा, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। अच्छा, मिनिमम मंथली सैलरी की भी बात कर लेते हैं। जब वेतन आयोग अभी आया भी नहीं था, उसके पहले से ही कयास लग रहे थे कि 18,000 की मिनिमम सैलरी जो है वो 54,000 पहुंच जाएगी। आपकी 13 अप्रैल वाली बैठक में क्या फाइनल हुआ? कंसेंसस बन पाया? नहीं, पूरा कंसेंसस बना है और अब हम लोगों ने जो मांग की है वो 69,000 की मांग की है मिनिमम। आप कह रहे हैं 69,000? हाँ, 69,000। बातें तो चल रही थी 18 से 54 हो जाएगी। 54 की बात ठीक थी, 54 की बात भी अपनी जगह थी। वो 3 यूनिट्स के ऊपर 54,000 की बात थी। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, जब सरकार खुद मानती है कि 5 यूनिट होने चाहिए परिवार में, तो उसकी गणना और जो फिटमेंट फैक्टर 3.833 है उसके हिसाब से 18,000 की जो गणना है पूरे तौर पर 69,000 होती है। तो इसमें मैथमेटिक्स है, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने जो मांग 69,000 की है वो बिल्कुल ठीक की है। ठीक है, और फिजिबल भी है? फिजिबल भी है, बिल्कुल फिजिबल है। आपसे अब तक जो बातचीत हुई और आपने जो डिमांड रखी है कि मिनिमम सैलरी 69,000 हो जानी चाहिए और फिटमेंट फैक्टर 3.833 हो जानी चाहिए, आपको शुभकामनाएं। जो सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स हैं उन सबको शुभकामनाएं। लेकिन क्या आपको लगता है कि लगभग 280% का जंप और 4 टाइम का जंप सरकार इस समय देने की स्थिति में होगी? क्या उसकी विलिंगनेस होगी, या फिर आपने इतना ज़्यादा इसलिए मांग लिया कि चलो 3.88 नहीं तो 2.88 सही, या इस तरह का कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, स्ट्रेटजी तो का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने जो भी मांग रखी है वो एक जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के तहत ही रखी है। और इनमें पुरानी चीज़ों का भी ध्यान रखने का काम किया है। और जो सरकार के अपने आंकड़े हैं, सरकार के जो अपने कैलकुलेशंस हैं, सरकार की जो अपनी नीतियां हैं, वो चाहे प्राइस इंडेक्स के बारे में हो या वो जो है वो सरकार की नीतियां जो हैं वो कर्मचारियों के जो है वो यूनिट की गणना के बारे में हो, तो कोई ऐसी चीज़ हम लोगों ने लेने का प्रयास नहीं किया है जिसका कि हमारे पास में प्रूफ नहीं हो। हमने सरकारी आंकड़ों को ही सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है। अगर वो कहेंगे हम शिमला इंडेक्स के ऊपर इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन दी शिमला इंडेक्स। अगर वो कहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की प्राइस इंडेक्स है उस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर वो कहेंगे हम लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर गणना जो हमने करी है उसके पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर वो हमारे सर्वे के ऊपर जाना चाहते हैं तो हम अपनी सर्वे रिपोर्ट लेकर के भी तैयार हैं उनके सामने कि भाई ये हमारे आंकड़े हैं, आप अपना भी बाजार भाव मंगवा लीजिए और हम लोग डिवाइड करके बराबर कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। अगर दोनों बराबर सबके एक ही जैसे निकलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। बाकी भारत सरकार अगर आज की तारीख में ये कहे कि हमारे पास में जो है संसाधन नहीं है, ये नहीं है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस हर समय हम लोग यही सुन रहे हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन इकनॉमी होने जा रही है, हम जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष हो गया है पूरे विश्व में, अभी हम तीसरी बनने वाले हैं। तो ये बनाने वाला कौन है? बनाने वाले तो हम ही लोग हैं। तो हम लोगों को हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो ये बात तो सरकार को ईमानदारी से सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि वो सोचेंगे इस बात को। आपने जो 3.8
33 का जो फिटमेंट फैक्टर का जो फार्मूला बताया, उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन बैठे बैठे मैंने भी किया, तो मेरे हिसाब से बेसिक 69,000 हो जाएगा, उस पर 20% का HRA लग जाएगा, फिर TA लग जाएगा, और DA जो है वो रीसेट होके 0 पे हो जाएगा। हो सकता है 6 महीना 1 साल के बाद सरकार फिर 2-3% की ग्रोथ देना शुरू करे। तो इस हिसाब से मिनिमम सैलरी करीब करीब 94,000 95,000 बन रही है लेवल 1 पर। जो ऑफिस बॉय हैं, जो चपरासी हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से शुरुआत हो जाएगी 1 लाख के आसपास की? पूरा तो खैर 1 लाख नहीं होगा, लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमने जो इसमें अपने अलाउंसेस की बात की है, तो अलाउंसेस को भी एक साइंटिफिक गणना के अनुसार हम लोगों ने इस बार डिमांड किया है कि हमारे जितने अलाउंसेस हैं मोटे मोटे, वो सारे 3 गुने किए जाएं। और उन 3 गुने अलाउंसेस को करने में, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, या मान लीजिए कोई वर्दी का या यूनिफॉर्म अलाउंस है, तो इन सारी चीज़ों के जो अलाउंसेस की हम लोगों ने परिकल्पना की है, वो सारी की सारी ये 3 गुने के जो है वो कैलकुलेशन के आधार पर है। अब उसके लिए भी हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेशन जो किए हैं, वो जो हमारी जो गणना है, वो जो ये महंगाई है, जो बाज़ार भाव हैं, या जो फ्यूल कॉस्ट है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही हम लोगों ने करने का काम किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके से हम लोगों ने उस तरीके से की हैं कि हम सरकार को इस बात को समझाने में सफल होंगे कि हमने ये 3 गुना क्यों मांगा है। दूसरी बात ये है कि हमने ये भी देखा है कि जो तमाम पीछे सेटलमेंट्स हुए हैं, मान लीजिए PSUs में हुए हैं या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हुए हैं, तो वहाँ पर अलाउंसेस में सरकार ने क्या देने का काम किया है। तो हमने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं पे हमारी पैरिटी भी रहे। ऐसा नहीं हो कि हम उनसे बहुत ज़्यादा मांग ले या हम उनसे बिल्कुल नीचे चले जाएं, तो वो ठीक नहीं है। अगर आप अपने PSUs को ये दे सकते हैं, तो सरकारी कर्मचारी उसका हक रखते हैं, उनको मिलना चाहिए। हो सकता है ये खबर आपने भी सुनी होगी कुछ दिन पहले, मतलब करीब हफ्ते 10 दिन पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर आई कि सरकार फ्लेक्सिबल तो है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, और जो फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन में हुआ था 2.57, उसको ही शायद रिटेन करेगी। और कुछ मतलब इससे भी होगा कि जो 18,000 की सैलरी है वो कम से कम नियरली 50,000 बेसिक या 46,000 बेसिक के आसपास हो जाएगी, तो जो टेक होम सैलरी है वो 50 के पार हो जाएगी। क्या ऐसी कोई खबर आपने सुनी है? आपके कोई सोर्स ऐसा कुछ कंफर्म कर रहे हैं कि इस तरह का कोई विचार है कि कर्मचारी नाराज़ भी ना हो कि उनको कम मिल गया, और इतना ज़्यादा भी ना हो जाए कि सरकार पर मतलब अपने कर्मचारियों को ही संभालना? क्योंकि सिर्फ ये नहीं है ना कि मतलब हमने फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट्स बढ़ा दी और सैलरी इतनी लंबी चौड़ी कर दी, क्योंकि उसको लंबे समय तक सरकार को पे भी करना होगा। देखिए, अभी तक ऐसी कोई चीज़ें हम लोगों के सामने नहीं आई हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग थोड़ा सा सुनना तो हर चीज़ चाहिए। सुनने की तो स्थिति यह है कि हमारे तमाम सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने अभी से पूरा पे कमीशन डाल दिया है। कोई ज़रूरत ही नहीं है पे कमीशन की, नाम को कोई मेमोरेंडम देने की ज़रूरत है ना कुछ है। लोग इतने खबरी हैं कि उन्होंने पूरा पे कमीशन, कैलकुलेशन, टेबल सब पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे ले जा करके, तनख्वाह फिक्स करके और लोगों को पेमेंट मैंने कर तो देते हैं। ऑथेंटिक न्यूज़ तो सोर्सेस को कोट किया है, सोशल मीडिया की अफवाहों पर की बात नहीं की। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि ये सब चीज़ें हवा में हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। अभी तक इस बारे में कोई काम नहीं हुआ है। पे कमीशन ने भी अभी तक इस पर कुछ काम नहीं किया है। अभी पे कमीशन का जो इनिशियल काम है वो अब शुरू कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन, स्टेक होल्डर्स से उनके मेमोरेंडम्स ले रहे हैं। अभी 30 तारीख लास्ट डेट है, अगर नहीं बढ़े तो उसके बाद में फिर लोगों से वो मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे, फिर वो सरकार से भी बातचीत करेंगे, स्टेक होल्डर्स वो भी हैं। तो क्या परिस्थिति बनेगी वो तो थोड़ा सा समय के बाद में सामने आएगा।
पे कमीशन का क्या रुख है, सरकार का क्या रुख है, ये धीरे धीरे हम लोगों को पता चलता रहता है। लेकिन फाइनली क्या इस पर आउटकम क्या होगा, ये तो जब पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। आप जो फैमिली यूनिट को 3 से 5 बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम भी अगर रहा आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली, तब भी तो काफ़ी जंप हो जाएगा ना। मतलब फैमिली यूनिट ही 3 अगर है और वो अगर 5 के आसपास हो जाएगी, तो इस फार्मूले से भी काफ़ी बड़ी जंप मिल जाएगी। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार ने जो अपने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी उसकी जो सिफारिश है उसको सरकार स्वीकार करेगी, और इसलिए भी स्वीकार करेगी कि आज के ज़माने में खाली जो माँ बाप हैं वो सिंपली जो है वो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट बना हुआ है, अभी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, इन सब चीज़ों के आधार पर तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, तो कोई भी अपने बूढ़े माँ बाप को इग्नोर नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये एक विषय ऐसा है जिसको कि पे कमीशन और सरकार दोनों ही स्वीकार करेगी, और इसमें भी कोई शक नहीं है। हमको तो लगता नहीं है कि वो फिटमेंट को कम करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत फिटमेंट में कमी भी आई तो भी 5 यूनिट होने की वजह से निश्चित तौर पर तनख्वाहों में इजाफा तो होगा। सर, ये फैमिली यूनिट का जब फार्मूला लागू होता है, ये एक सामान्य जानकारी जैसा प्रश्न है मेरा, कि एक 10 कर्मचारी हैं और 10 कर्मचारियों की जो पारिवारिक स्थिति वो अलग अलग हो सकती है। कोई परिवार है जिसमें पति पत्नी 2 बच्चे और उनके माता पिता शामिल हैं। कोई परिवार ऐसा है जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे ही हैं, माता पिता शामिल नहीं हैं। किसी ने शादी नहीं की, किसी का डाइवोर्स हो गया, और किसी कर्मचारी के सर्विस में रहते हुए उनके माता पिता नहीं रहे। तो फिर ये फैमिली यूनिट कैसे डिफाइन होती है? क्या इसका असर टेक होम और जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उस पर पड़ता है? देखिए, आज तक जो यूनिट्स का फैसला या कैलकुलेशन होता रहा है वो किसी पर्टिकुलर जो है वो फैमिली के आधार पर नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वो ओवरऑल उसके ऊपर हुआ है। तो अभी भी जो ये पे कमीशन भी तय करेगा वो इंडिविजुअल फैमिली के मामले को नहीं देखेगा। इसमें भी जो फैसला होना है वो सारे लोगों को लेकर के ही होना है। मतलब तो मेरी सरकारी जो फैसला होगा वो सारे लोगों के ऊपर लागू होगा। मतलब मेरी सरकारी नौकरी हो गई, मैं सिंगल हूँ और मैं रिटायरमेंट तक मैं सिंगल रह गया, तो इससे सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी आप भी अगर 5 यूनिट माने जाएंगे तो आप सिंगल होते हुए भी 5 माने जाएंगे। और अगर आपके फैमिली में 15 लोग हैं और उन 15 लोगों में कैलकुलेशन होगा तो वो भी 5 ही का होगा। तो ये है, और ये इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो अभी बातचीत में आपने पहले भी जिक्र किया है और हम समझना चाहेंगे, एक तरफ डॉक्टर ऑकराइट का फॉर्मूला है जो फैमिली यूनिट को डिफाइन करता है, और आपने जिक्र किया शिमला इंडेक्स और एक एग्रीकल्चर इंडेक्स। आप इसको तीनों को समझा सकते हैं कैसे कैसे, मतलब क्या फ़र्क है, क्या फार्मूला अब तक लगता रहा है जिसको अभी बदलने की बात हो सकती है? असल में देखिए, बात क्या है कि जैसे शिमला इंडेक्स हो या हमारी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का इंडेक्स हो, इवन लेबर मिनिस्ट्री भी डाटा इकट्ठा करती है, उनका अपना इंडेक्स है। जो अभी तक लागू हुआ है पे डीई के मामले में हमेशा शिमला इंडेक्स ही लागू हुआ है। उसी को सरकार जो है वो प्राथमिकता देती है, और वो प्राइस इंडेक्स वगैरह जो निकालने के लिए इस्तेमाल होता है शिमला इंडेक्स ही होता है। इसका एक मोटा तरीका ये है कि ये एक बास्केट है एक तरीके से। उस बास्केट में वो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको रखने का काम करते हैं। अब जैसे पहले ज़माने में था तो आदमी सवेरे उठा, उसने क्या किया, पहले चाय वाय नहीं पीते थे लोग, अब तो चाय पीने लगे हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट करीब करीब सब लोग करते हैं। तो उसमें उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चीज़ें रख ली कि ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा, वो ब्रेड खाएगा, वो उसके साथ में अंडा खाएगा, या वो जो है जलेबी खाएगा। तो ऐसी चीज़ें उसमें डाल दी। फिर उन्होंने कहा कि दिन में खाने में क्या खाएगा, तो उन्होंने वो एक कैलोरी निर्धारित कर ली, इतना भोजन करेगा, इतनी सब्जी लगेगी, इतनी दाल लगेगी, इतना वो हो जाएगा। इसी तरीके से डिनर हो गया, कुछ इवनिंग की हो गई, ये खाने का इंडेक्स हो गया उनका। फिर उसी बास्केट में आ गया कि वो पहनेगा क्या, तो वो वियरिंग्स हो गई, क्लॉथिंग्स हो गई, शूज़ हो गए। पहले ज़माने में
एक जूता रखा गया था जो शिमला इंडेक्स में, जिसकी कीमत 25 रुपये होती थी। तो हमारी समझ में उस समय भी 25 रुपये में कोई जूता आता ही नहीं था। लेकिन अब आज के ज़माने में कोई कहे कि हम शू जो है वो हमारे यहाँ लोग कहते थे, वो जो गांव के लोग मोची लोग बनाते थे जूते, वो पहन लेगा कोई आज के ज़माने में? हर आदमी को, बच्चे को ब्रांडेड शूज चाहिए। तो कि कहीं ना कहीं उनको अपने बास्केट में ब्रांडेड जो है चीज़ें उनको लाना ही पड़ेगा। तो अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कंजूसी है, नहीं करते हैं हम लोग। उसके लिए बराबर लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं, आपकी बास्केट जो है उसको चेंज होना चाहिए, खाने की बास्केट भी चेंज होनी चाहिए, पहनने की बास्केट भी चेंज होनी चाहिए। जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको हम लोग कर, उसी को एक आधार मान करके कि उसके अंदर कितना इजाफा हुआ है, तो वो एक बन जाता है, आधार बन जाता है कि ये हमारा इंडेक्स जो है वो इतना बड़ा है। तो उस इंडेक्स के हिसाब से हमारी जो डीए है वो इतना होना चाहिए और हमारी जो तनख्वाहें हैं वो इस हिसाब से बढ़नी चाहिए। और डीए का मामला जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि जब भी 100% डीए हो जाएगा तो वो इसमें मर्ज कर दिया जाएगा और फिर जीरो से शुरुआत होगी उस हमारे जो है वो डीए इंडेक्स की। तो अभी तो खैर बहुत टाइम है उसमें, क्योंकि अभी तो डीए जो है वो उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब जब वो सर्विस में आता है तो अगर ठीक ठाक एज में उसकी एंट्री हो गई तो नियरली वो 30 साल की सर्विस उसकी होती है। 10 साल में उसको हर साल 3% का एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो रूटीन के हिसाब से मिलता है और प्रमोशन का। तो बेसिकली एक नॉन गैजेटेड ऑफिसर जो है उसके लिए आप लोगों की क्या लड़ाई है, क्या मांग है, और एनुअल इंक्रीमेंट और टाइम बाउंड प्रमोशन का भी कोई डिमांड आप लोगों ने डिस्कस किया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों ने एनुअल इंक्रीमेंट के लिए 6% की मांग की है कि ये जो 3% एनुअल इंक्रीमेंट है अब नए पे कमीशन में उसको बढ़ा करके 6% किया जाए। और जो अभी तक जो है वो एमएससीपी में जो 3 प्रमोशन की प्रथा चल रही है उसको समाप्त करके उसको 6 प्रमोशन देने की बात की जाए। तो अभी जो हमारी डिमांड है वो ये है कि हर करीब अगर उसकी मान लीजिए 30 साल की नौकरी है तो मिनिमम उसे 5 प्रमोशन जरूर मिलने। आप जानते हैं सरकार मोदी जी चला रहे हैं और उन्होंने हमेशा रह के बड़े सरप्राइजेस दिए हैं। अभी तक जो हमारा अनुमान है और शायद आप भी इसी अनुमान पर चल रहे हैं कि जो पे कमीशन है वो फिर से अगले 10 साल के लिए पूरी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए बनाएगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला अप्लाई होगा या फैमिली यूनिट वाला फार्मूला अप्लाई हो। आप लोगों क्या इसके लिए कोई रेडी हैं कि कोई सरकार की ओर से कोई नया सरप्राइज़ मिल सकता है? 20 साल पहले जैसे एक सरप्राइज़ ही था ना सरकार गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कि फिक्स पेंशन ख़त्म हो गया और मार्केट ड्रिवन एनपीएस को लागू कर दिया गया। नहीं, एनपीएस तो जो है वो एक तरीके से सरप्राइज़ नहीं था। वो जब अटल जी की सरकार थी तो उस समय वो इशू नेशनल काउंसिल जेसीएम के सामने लाया गया था और मैं खुशी है कि यूनानिमसली उस समय भी लोगों ने न्यू पेंशन सिस्टम का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने एक नोटिस निकाल करके और न्यू पेंशन सिस्टम लागू कर दिया। तो वो सरकार की अपनी जिम्मेदारी थी। लेकिन उस समय इसके बारे में बहुत प्रचार किया गया कि न्यू पेंशन सिस्टम आएगा तो जो पेंशन है वो उसमें बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, आदमी को ग्रेच्युटी बहुत मिलेगी, सारा बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन बाद में जब लोग रिटायर होने लगे तब उसका दुष्प्रभाव जो है वो लोगों के सामने आया। तो उस समय जो है वो हम लोगों ने भी उस लड़ाई को तेज़ किया और सरकार ने भी उस तरफ ध्यान दिया और वर्तमान सरकार ने ही, मोदी जी ने ही उसको जो है एक तरीके से रिजॉल्व करने का काम किया कि यूपीएस के माध्यम से आधी पेंशन देने की बात जो डिमांड कर रहे थे सब लोग गारंटीड पेंशन की, तो वो देने का काम उन्होंने किया। अभी सरकार जो है वो निश्चित तौर पर जब पे कमीशन देगी तो दैट इटसेल्फ विल बी, एक तरीके से वो भी एक जो है वो कहना चाहिए कि जो सरकार के बारे में आप सोच रहे हैं कि एक अजूबा हो सकता है, तो डेफिनेटली सरकार जिस समय पे कमीशन देती है
तो उसको कुछ न कुछ देना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया सरकार ने, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इंसान हैं और उनको भी जीने लायक वेतन चाहिए। उनको भी अपने परिवार में बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, एक समाज में एक अच्छे इंसान की तरह से रहने का हक है। तो वो जो है वो अगर सरकार करती है तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पिछली सरकारों ने की हैं। अब बहुत, जैसे आजकल जब भी महीने साल का आखिरी आता है तो लोग कहते हैं कि शायद उम्र बढ़ने वाली है, तो ये एक तरीके से सरप्राइज ही है। तो सरकार करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है, उसके पास में बहुत सारे संसाधन भी हैं और मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है वो कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो कहना चाहिए कि जो ज़रूरी मांगे हैं, उनके प्रति कोई नकारात्मक रुख अपनाएगी, मुझे ऐसी आशा नहीं। आप मानेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब सक्सेसफुल हो गई, सरकार कह सकती है कि लोगों ने कर्मचारियों ने उसको स्वीकार कर लिया और एनपीएस को लेकर जो विरोध था वो यूपीएस आने के बाद वो ख़त्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कर्मचारियों ने इसको बिल्कुल कहा जाए कि स्वीकार कर लिया, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है। 11 लाख लोगों में करीब 3 लाख लोगों ने ही इसको अभी तक एक्सेप्ट किया है। हालांकि भी बहुत सारे लोगों की पॉपुलर डिमांड आ रही कि इसको फिर एक बार खुलवा दीजिए, टाइम दिलवा दीजिए, लेकिन हमने अभी अपने मेमोरेंडम के ज़रिए सरकार से फिर मांग की है कि इस सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। हम मांग कर रहे हैं कि यूपीएस में सारी ओपीएस जैसे फीचर्स होने चाहिए, तो उससे बेहतर है कि आप ओपीएससी वापस कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अभी हम लोगों ने अपने इस पे कमीशन के सामने भी अपने मेमोरेंडम के थ्रू ये बात कहने का काम किया है। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि अब कोई सूरत ऐसी दिख नहीं रही है कि ओपीएस की वापसी हो जाए। तो अगर ओपीएस की वापसी नहीं होती है तो कम से कम जो ओपीएस में फीचर्स थे वो हमको यूपीएस में अगर पूरे के पूरे मिल जाएं तो नाम कुछ भी रख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो एक डिमांड तो हमारी जारी रहेगी। एक अक्सर हम ये हम जब पे कमीशन से रिलेटेड कंटेंट की तरफ जाते हैं तो अक्सर ये चर्चा रहती है कि 6 पे कमीशन जो था वो सारे पे कमीशन में सबसे बड़ा बेंचमार्क माइलस्टोन था। तो 7th पे कमीशन में ऐसा क्या नहीं हुआ जिसको कि आप मान रहे हैं कि 6 पे कमीशन से लेके 8th पे कमीशन में उसको इंक्लूड किया जा सकता है? देखिए, 6 पे कमीशन को हम लोग बड़ा प्रोग्रेसिव पे कमीशन मानते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो हमें जो लगता है कि उन्होंने हमारे फिटमेंट फार्मूला और मिनिमम वेज के ऊपर जो हम लोगों ने डिमांड किया उस पर एक बहुत ही संजीदगी के साथ उसको, उस कैलकुलेशंस को, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके, हालांकि जो चाहते थे हम, जो डिमांड थी हमारी, पूरी नहीं मानी उन्होंने। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा मान लिया, लेकिन उन्होंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद में जो मैक्सिमम वो कर सकते थे वो रिकमेंड करने का काम किया। जो दूसरा सबसे बड़ा बात था वो ये था कि उन्होंने चिल्ड्रंस एजुकेशन पर बहुत जो है वो रिवोल्यूशनरी चेंज किया। सरकारी कर्मचारी को उस समय 20 रुपये मिलते थे सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि 20 रुपये आपको फीस देंगे। जब हमने रसीद ले जा करके जस्टिस श्री कृष्णा को दी तो वो ही वॉज सरप्राइज। उन्होंने कहा, अरे 20 रुपये में कौन बच्चा पढ़ पाएगा? तो उन्होंने हम लोगों से कहा क्या होना चाहिए? हम लोगों ने कहा 2000 रुपये कम से कम। उन्होंने 1000 रुपये दिया। उन्होंने जो है वो हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल फ़ी वगैरह देने का काम किया। जो है वो ऊपर के जो क्लासेज में बच्चे हैं पढ़ते हैं उनके लिए भी जो है वो सुविधा खोलने का काम किया। हमारी जो महिला साथी हैं, ये मानते हुए जब हमने उनके लिए अलग से एक मेमोरेंडम दिया कि उनको चाइल्ड केयर लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो समाज की धरोहर हैं और ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं देश की इकनॉमी में भी, जीडीपी में भी, और अच्छा काम भी कर रही हैं। तो अब ये अपने बच्चों को भी पालें और सरकारी नौकरी में भी जा कर के उसी तरीके से वो करें, तो ये बच्चों को परवरिश कब करेंगी? तो उन्होंने 2 साल की जो है वो एक तरीके से छुट्टी जो है वो
सब एतनिक अवकाश देने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक तरीके से छठे वेतन आयोग को एक बहुत अच्छे दृष्टिकोण में लोग ट्रीट करते हैं। हमारे 7वें वेतन आयोग में हमारे जो महिलाएं थी उनका दूसरे साल में 20% कटौती कर ली गई चाइल्ड केयर लीव की। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो मिला हुआ है उसके अंदर कटौती हो गई। हमसे कहा गया, जब हम लोगों ने डिस्कशन किया, हमसे पे कमीशन ने कहा कि हम आपको, हमारी डिमांड थी कि मिनिमम जो है वो 25,000 रुपीज़ हमारी तनख्वाह होनी चाहिए उनके सामने। और ये बात पे कमीशन ने तमाम बहस मुआवजे के बाद में एक दिन इस बात को JCM स्टाफ साइड के सामने, सारे लीडर्स के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको 20,000 तो देंगे, और उसके बाद में फिर उसको 18,000 कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो 7वें वेतन आयोग की जो कंजर्वेटिवनेस है उसको शो करती है। और इस नाते हम लोग जो है वो छठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग के बीच में जो चीज़ें हैं, हालांकि वो जो साहब अशोक माथुर जी काफ़ी अच्छे थे, लिबरल भी थे, बातचीत करते थे तो बहुत अच्छी करते थे। अब उनके ऊपर क्या दबाव आया, क्या चीज़ें हुई लास्ट मिनट में, क्या चेंजेज हुए कि उन्होंने अपने दिमाग को बदला, फिगर्स को बदला, तो ये तो सरकार और पे कमीशन के बीच जो नेगोशिएशंस हुए उनका परिणाम है वो। सवाल और भी बहुत सारे, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, जो चर्चाएं चल रही हैं और जो शायद आप लोगों का भी एक फोकस और डिमांड ऑफ एरिया में शामिल है कि परफॉर्मेंस, मतलब जो एनुअल इंक्रीमेंट है, अपार्ट फ्रॉम पे कमीशन, जो एनुअल इंक्रीमेंट है या प्रमोशन है वो परफॉर्मेंस लिंक होनी चाहिए। तो सरकार अगर इतना ही परफॉर्मेंस लिंक करेगी तो क्या आपको लगता है कि इसका रिटायरमेंट या प्री रिटायरमेंट पॉलिसी से भी कोई कनेक्शन हो सकता है, या रिटायरमेंट एज को लेकर कहीं कोई डिमांड या सरकार के भीतर कहीं कोई कंसिडरेशन या रिकंसिडरेशन है कि कब एम्प्लॉय को रिटायर कर देने की ज़रूरत है? देखिए, वैसे तो 56 में सरकार के पास में ये पावर है कि अगर कोई आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो चोरी कर रहा है, उसको किसी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, तो उसको रिटायर कर सकती है। और बहुत सारे लोग अधिकारी और कर्मचारी उसमें रिटायर भी हुए हैं। तो ये पावर तो कोई नई पावर नहीं है, ये सरकार के पास में ऑलरेडी पावर है। लेकिन जो परफॉर्मेंस रिलेटेड प्ले है, इसके बारे में कर्मचारी पक्ष में, अधिकारी पक्ष में और दूसरे लोगों में काफ़ी मत भिन्नता है। कर्मचारी पक्ष को ये लगता है कि परफॉर्मेंस तो हम करते ही हैं, अगर हम नहीं करें तो ये लोडिंग कैसे बढ़े। हम रेलवे की ही बात करें अगर, तो लोडिंग कैसे बढ़ेगी, इतने सारे लोगों को हम लोग यात्रा कराते हैं, 2.5 करोड़ लोगों को कैसे कराएंगे। तो काम हमारे परफॉर्मेंस में बराबर बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तय करने का मामला किसी फार्मूले के बजाय किसी अधिकारी विशेष पर छोड़ दिया जाएगा, तो फिर वो जो उसके आसपास गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं उन्हीं की परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा। हाँ, अगर कोई उसको नापने का सही तौर तरीका हो जिससे कि ईमानदारी से जो है परफॉर्मेंस का पैमाना तय किया जाए, तो उसको बैठ करके कोई डिस्कस करे तो हम लोग तैयार हैं। नहीं, मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि क्या रिटायरमेंट एज घटा के 55 या 50 या बढ़ा के 60, 62, 65 कर दें जैसी कोई मांग है, या सरकार के भीतर ही ऐसी कोई मंशा आपको लगती है? इससे मतलब ये रिटायरमेंट एज कहीं कोई बातचीत का सवाल मुद्दा है क्या पे कमीशन में? नहीं, रिटायरमेंट एज पर हम लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। और एक बात तो तय है कि रिटायरमेंट एज कम करने के लिए तो हम लोग भी नहीं मानेंगे। रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए भी हम लोग प्रयासरत नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो इससे जो नए बच्चे बच्चियां हैं उनको जॉब जो है वो नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि जो है वो अच्छा है। लेकिन ये सरकार के ऊपर पूरे तौर पर डिपेंड करता है। जब भी ये उम्र बढ़ाई गई है वो सरकार ने अपने आप बढ़ाने का काम किया है। अब सरकार उसमें क्या सोचती है ये हम लोग सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन अभी जो ये पे कमीशन के सामने हम लोग जा रहे हैं, इसमें जो एज है वो कोई मुद्दा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मेंस के सवाल हैं वो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस में, इंसेंटिव्स में या परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में, ये वहाँ पर डिस्कस होंगे। तो उस समय हम लोग अपनी भावनाओं को उनके सामने रखने का काम करें।
आपसे अब तक जो बातचीत हुई इसमें आपने कहा कि पिछले कुछ कमीशन थे उसमें आपके कुछ सपने थे, कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं भी रहे। आपको 8 पे कमीशन से सबसे ज़्यादा उम्मीद क्या है? या आपको ये क्या लगता है कि 8 पे कमीशन से सबसे बड़ी चीज़ निकल के क्या सामने आ सकती है? हमें लगता है कि एथ पे कमीशन जो यूनिट्स के हमारे डिमांड पिछले 2-3 पे कमीशन में लगातार रही है और जो अभी तक मिली नहीं हमको, हमेशा उसको 3 यूनिट ही मान करके हमारे फिटमेंट फैक्टर को और मिनिमम पे को जो है वो कैलकुलेट किया जाता रहा है। मुझे आशा है कि इस पे कमीशन में 5 यूनिट का मामला तय होगा और 5 यूनिट के हिसाब से हमारे फिटमेंट फैक्टर और हमारी मिनिमम पे को जो है की गणना की जाएगी। आपने इससे पहले जो बातचीत की उसपे डीए और बेसिक पे के मर्जर की भी बातचीत हुई, लेकिन इसमें मैं विस्तार से बात करना चाहता हूँ क्योंकि इसकी मांग उठती रही है। और क्या आपके मेमोरेंडम, आपकी मीटिंग में इसको लेकर चर्चा हुई कि डीए और बेसिक पे को मर्ज किया जाए, और आगे क्या लग रहा है इसमें? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने बात कही है कि हमारा जो डियरनेस पे या जो हमारी डियरनेस अलाउंस है पेंशनर्स के लिए डियरनेस पे, उसको निश्चित तौर पर पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में मर्ज किया जाए और मर्ज करने के बाद ही आगे वाले डियरनेस अलाउंस की गणना होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बात हुई, एनपीएस यूपीएस पर हमने बातचीत करी, लेकिन आप ओपीएस को लेकर बहुत बड़ी मांग है कि उसको बहाल किया जाए, और साथ में एक और मांग है कि ओल्ड पेंशनर्स जो हैं और जो न्यू पेंशनर्स हैं उनके बीच में पैरिटी बने, उनकी जो पेंशन उनको जो मिल रही है उसमें पैरिटी बने। तो इसकर लेकर मीटिंग में कोई चर्चा हुई, क्या मांगे हैं कर्मचारी यूनियन की? बहुत चर्चा हुई है और ख़ासतौर पर जो अभी सरकार जो है वैलिडिटी क्लास लाई पार्लियामेंट में जो है पेंशन के मामले में, उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई है। हम लोगों ने सरकार से इस बात को कहा है कि ऐसे क्लास लाने से कर्मचारियों में निराशा का भाव उत्पन्न होता है, तो इसलिए पेंशन के मामले में सरकार को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और ये बात को दिमाग में रखना चाहिए कि ये भी एक रिच ह्यूमन कैपिटल है और जो भी हम इनको दे रहे हैं वो इन्होंने जो देश की सेवा की है, जो देश का विकास किया है, जो देश के लिए इनका योगदान है, उसके लिए ही इनको मिल रहा है और ये हम ही नहीं स्वीकार करते हैं। इसको जस्टिस चंद्रचूड़ ने डॉक्टर नगारा केस में भी स्वीकार करने का काम किया था। तो इसलिए इनको, जो हमारे पेंशनर साथी हैं, इनको जो है वो कोई निराशा नहीं हो, तो इसलिए इनको भी हमें बराबर इनको बेटर जो सुविधाएं मिलें, चाहे मेडिकल के मामले में हो, चाहे वो इनके जो है तनख्वाह, उनके पेंशन के मामले में हो या इनकी सिक्योरिटी के मामले में हो, तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है और सरकार, मुझे लगता है कि इस बारे में आने वाले समय में पे कमीशन इस पर विचार करे। आप पुरजोर तरीके से मतलब इसके पक्ष में है कि ओपीएस वापस आना चाहिए? हम शुरू से ही यही लड़ाई लड़ते रहे कि ओपीएस को निश्चित तौर पे बहाल होना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार ने मना कर दिया कि हम ओपीएस को बहाल नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने बीच का ये रास्ता निकाला कि जो हमें आधी तनख्वाह मिलती थी वो पेंशन के रूप में बेसिक पे का वो हमारी बहाल हो। तो सरकार ने वो एक तरीके से गारंटीड पेंशन देने का काम किया। हमें जो है वो एक तरीके से जो फैमिली पेंशन बंद कर दी गई थी नई पेंशन स्कीम में, उसको बहाल करने का काम किया। मिनिमम पेंशन नहीं मिलती थी, उसको जो है वो मिनिमम 10,000 करके उसके ऊपर जो है वो डीए दे करके देने का काम किया। अभी हमारी सरकार से मांग है कि आप ओपीएस को बहाल कर दीजिए, और नहीं बहाल कर सकते हैं तो जो ओपीएस में 20 साल पे पेंशन मिल रही थी 20 साल पे दे दीजिए। ये जो 1/10 आपने कैश में देने का काम किया, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, उसको आप बढ़ा करके 1/5 कर दीजिए, तो ताकि कम से कम जो ओपीएस में हमें सुविधाएं मिल रही थी वो यूपीएस के माध्यम से मिल जाए। तो ये हमने पे कमीशन के सामने भी डिस्कस करने। फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहुत बातचीत है, बहुत चर्चा है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि सेंटर में जिस तरह से सैलरी हाइक होती है और जिस तरह से पे कमीशन लागू होता है, उसी तरह से स्टेट में भी वो स्टेट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं उसको। तो अब आपको क्या लगता है, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, काफ़ी राज्यों की कमाई कम है,
तो अगर सेंटर में जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं 3.833 फिटमेंट फैक्टर की सैलरी इतनी बढ़ेगी, तो फिर राज्यों पर दबाव आएगा। राज्यों की कमाई इतनी है नहीं, क्या वहां पर ये फीजिबल हो पाएगा कि वो सैलरी इतनी दे पाए कर्मचारियों को? ऐसा है कि किसी एक आदमी को कुछ देना है तो इससे दूसरा आदमी के ऊपर असर पड़ेगा, ये एक आर्गूमेंट जो है वो हर एम्प्लॉयर का हमेशा रहता है। और एम्प्लॉयर जो है वो भारत सरकार भी है, एम्प्लॉयर जो है वो राज्य सरकार भी है। मैंने ये अनुभव किया है कि पिछले 7 पे कमीशनों में जब भी कि पे कमीशन लागू हुआ तो ये आर्गूमेंट जो है वो बराबर हमारे सामने रखा गया कि आपको दे देंगे तो उन गरीबों का क्या होगा, राज्यों का क्या होगा, राज्य कंगाल हो जाएंगे। आज तक तो मैंने किसी राज्य को जो है वो कंगाल होते देखा नहीं। उन जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिला तो उनको भी मिला और मिलना भी चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि पे कमीशन जो है वो हमेशा नुकसान का सौदा ऐसा नहीं है। जब हमारी तनख्वाहें बढ़ती हैं तो हमारी जो है वो परचेजिंग पावर भी बढ़ती है। जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो फिर देश की जीडीपी भी बढ़ती है। तो ये सारे प्रूफ हैं, ये तथ्य हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ। ये जो है आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे देश में जो है वो अर्थशास्त्री भी देते हैं। और हर पे कमीशन में जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट आई है तो जहाँ थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ा है वहाँ जीडीपी में बिल्कुल उछाल आया है। तो वो भी तो एक देखने का सवाल है ना। आप परचेसिंग पावर की बात कर रहे हैं, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या अगर बढ़िया इंक्रीमेंट होता है इस पे कमीशन के बाद तो शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है? जीडीपी जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से अगर बता पाएंगे कि किस तरह से परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो किस तरह से उछाल आ सकता है जीडीपी में भी, और शेयर मार्केट पर खासतौर पर क्या असर पड़ सकता है? भाई देखिए ना, जब पहले पे कमीशन अगर हम पीछे चले जाएं चौथे पे कमीशन में, तो उस समय लोगों के पास में साइकिल होती थी। आज 7वें वेतन आयोग में आप चले जाइए, किसी भी सरकारी कॉलोनी से निकल जाइए, आपको वहाँ पे चौपहिया वाहन मिलेगा। ये क्या है? ये परचेजिंग पावर पढ़ने की बात है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ती है, जो मार्केट की परचेजेज हैं वो बढ़ती हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी अगर किसी की ज़्यादा होगी तो बचने चुराने की वो पैसा जो है मार्केट में ही आता है। मार्केट में पैसा आएगा तो इससे जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ने के बजाय कम होने का काम होता है। और जो कंट्री की ग्रोथ बढ़ती है वो ऑल टुगेदर बढ़ने का काम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पे कमीशन की रिपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की बात ज़रूर है, लेकिन अभी हमने हाल ही में देखा कि नोएडा में मजदूरों ने सैलरी और बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया, बड़ा बवाल हुआ। तो एक जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, तो ये क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से मजदूर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बहुत गलत है और हम इस सवाल को लेकर के भी हमेशा अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी हम लोग अनुभव करते हैं कि जहाँ सरकारी लोग काम कर रहे हैं वहाँ उनके साथ में आउटसोर्स वर्कर्स भी काम करते हैं। उन आउटसोर्स वर्कर्स को वो सुविधाएं नहीं मिलती, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनके काम के घंटे वो नहीं हैं, उनके पीएफ और ईएसआई के पैसे नहीं कटते हैं, उनको जो है मिनिमम वेज नहीं मिलती है, उनको ऊपर जो है वो श्रम कानून जो बने हुए हैं वो लागू नहीं होते हैं। तो हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं, हम उनके लिए भी कहते हैं कि इनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो श्रम कानूनों में दी गई हैं। ये एक बड़ा ही विडम्बना है कि सरकार जो है वो ये तो चाहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, सरकार ये तो चाहती है कि आउटसोर्स वर्कर बढ़े, सरकार ठेकेदारी को बढ़ावा तो देती है, लेकिन सरकार के अपने बनाए हुए कानून जो हैं वो उनके ऊपर लागू नहीं हो पाते। अब जो लड़ाई नोएडा की है, जो लड़ाई मानेसर की है, जो लड़ाई फरीदाबाद की है, वो यही लड़ाई है कि भाई हमको आप मिनिमम वेज तो दीजिए। अब कि मिनिमम वेज 15,000 है और आप उनको 10,000 रुपये देंगे तो ये कितनी ख़राब बात है। हमारे सरकार, केंद्र सरकार में भी मैं देख रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने कहा हुआ है कि इनको मिनिमम वेज दीजिए, बाकायदा टेंडर में कोट होता है, लेकिन उनके एटीएम कार्ड जो है वो ठेकेदार ने ले रखे हैं, उनको पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। तो जब ऐसी स्थितियाँ आएंगी तो मजदूर के सामने लड़ने के अलावा और क्या विकल्प रह जाएगा। हम आग लगाने के पक्ष में नहीं हैं, हम हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन मजदूर जब मजबूर हो जाएगा तो क्या करेगा।
हमारी बातचीत हुई कि कुछ पे कमीशंस लिबरल थे, कुछ कंजर्वेटिव थे। अभी जो पे कमीशन है और एक और बात बहुत काफ़ी चर्चा में है, महिला कर्मचारियों की बेसिक फैसिलिटीज़ को लेके, मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर इस पर काफ़ी चर्चा हुई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। तो इसको लेकर क्या लगता है आपको कि इस पे कमीशन में इस पर क्या हो सकता है? मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर क्या हो सकता है? महिला कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए क्या हो सकता है? हमने अभी अपने पे सारे जो नेशनल काउंसिल JCM के साथी हैं उनसे चर्चा करके एक तो सबसे बड़ी बात ये मांगी है कि जो इनको 2 साल की पूरे सवेतन विकास था, जिसमें 7वें वेतन आयोग ने 20% की कटौती की आखिरी साल में, उसको रेस्टोर किया जाए। दूसरी बात यह है कि इन महिला साथियों को हर महीने में 3 दिन की छुट्टी जो है मेंस्ट्रुअल लीव की मिलनी चाहिए, जो कि कई राज्यों ने बहाल की हुई है, उसकी इनको भी दिया जाए। एक हम लोगों ने ये भी कहा है कि इनमें तमाम महिलाएं ऐसी हैं जिनका कि हिस्टेक्टॉमी होता है, यूट्रस वगैरह निकालने के लिए, उसके लिए भी छुट्टी जो है वो इनको मिलनी चाहिए। उनकी जो विशेष बीमारियां हैं या उनकी जो विशेष परिस्थितियां हैं, उनके लिए भी उनको सुविधा देनी चाहिए। हम लोगों ने इसकी भी मांग की है कि किसी भी महिला साथी को वर्क प्लेस पर कोई हैरेसमेंट नहीं होने पाए, इसकी पूरी व्यवस्था हो। और ये जो व्यवस्था है वो सरकारी तौर पर सिर्फ आधिकारिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए, जो कर्मचारी हैं उनकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। हमने ये भी मांग की है कि उनको फ्लेक्सी लीव की व्यवस्था की जाए, ताकि वो काम में भी पूरा योगदान कर सकें और अपना घर भी देख सकें। तो इसलिए जहाँ पर संभव है वहाँ उनको फ्लेक्सी लीव दी जाए, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की जाए। ये सारी चीज़ों की डिमांड हम लोगों ने महिला कर्मचारियों के लिए भी करने का काम किया है। आपको ये नहीं लगता कि इससे एक नेगेटिव असर पड़ेगा, जिस तरह से बाकी जगह भी इस पर ऑब्जर्वेशन हुए कि अगर उनको ये सब दिया जाएगा तो उनको नौकरी मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मुश्किल होगी, बल्कि इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इससे महिला कर्मचारियों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो नौकरियों में और ज़्यादा ज्वाइन करने का काम करेंगी। मैं जिस उद्योग में काम करता हूँ, रेलवे में, वहाँ पर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो अपनी महिला साथियों को दिलवाने का काम किया है। हमने अनुभव किया है कि वो चीज़ें मिलने के बाद हमारी महिला साथियों ने अपनी उत्पादकता में बहुत योगदान किया है और वो रेलों को आज ट्रेन चला रही हैं, वो आज वो ट्रैक के मेंटेनेंस कर रही हैं, आज वो हमारी कोचेज और रोलिंग स्टॉक का मेंटेनेंस कर रही हैं। आज जो कठिन से कठिन काम है जो पुरुष करते हैं उनको हमारी महिला साथी कर रही हैं। तो वो सिर्फ इसलिए कि उनको एक इंडस्ट्री ने जो है वो बढ़ावा देने का काम किया और उनको इस तरीके से कुछ सुविधाएं दी